गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 23 जुलाई और आज के जो 7 टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक बार ब्रीफली बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। आईएनएस ब्रह्मपुत्रा, इंडियन नेवल शिप ब्रह्मपुत्रा, एक एक्सीडेंट की वजह से न्यूज में है, तो बात हम लोग करने वाले हैं। गोदावरी रिवर, जो कि ड्रेनेज सिस्टम की वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग करेंगे। आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। ये आईआर वाले पर्सपेक्टिव से भी आप इसको पढ़िए, एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले पर्सपेक्टिव से भी आप इसको पढ़िए, दोनों तरफ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा अपर करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। ये भी ड्रेनेज सिस्टम से हम लोग करने वाले हैं। उसके अलावा आईआर से एक और न्यूज आती है, सेकंड थॉमस शोल, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि हमेशा से ही जो साउथ चाइना सी है वो न्यूज में रहता है। अभी चाइना के बीच में और फिलीपींस के बीच में कुछ इश्यूज हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे। कई बार इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं या जो स्पेसिस होते हैं, जो न्यूज़ में आते रहते हैं, कभी कभी एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट सवाल आ जाता है। उसके अलावा रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करेंगे और यू विन एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। एनवायरमेंट इकोलॉजी के परस्पेक्टिव से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, टाइगर रिजर्व्स वगैरह होते हैं, वो कभी कभी न्यूज़ में आते हैं, 3-4 साल में एक बार न्यूज़ में आते हैं, तो इसलिए हम उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, लेकिन एग्जाम में यहाँ से हमेशा सवाल आपसे पूछता है। चलिए तो बढ़ते हैं सीधे पहले टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले मैं पिक्चर आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ज़रा। तो ये एक हमारा नेवल शिप है आईएनएस ब्रह्मपुत्रा, और ये देखिए एक तरफ टिल्ट हो गया, बेसिकली एक्सीडेंट हो गया है और ये डूब रहा है धीरे धीरे। और हमारे जो एक बेसिकली सेलर थे, जो क्रू मेंबर थे, वो भी मिसिंग हैं और ऐसा माना जाता है कि शायद उनकी डेथ हो गई होगी, तो सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। तो क्योंकि इसके ऊपर आग लग गई थी, तो उसकी वजह से ये डूब रहा है। तो थोड़ा सा आईएनएस ब्रह्मपुत्रा के बारे में हमें बात करनी है। आग क्यों लगी, कैसे उसको बुझाया जा रहा है, ऑपरेशंस कौन कौन से हो रहे हैं वहां पे रेस्क्यू करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता प्रीलिम्स के लिए। आईएनएस ब्रह्मपुत्रा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक इंडिजेनसली बिल्ट है, मतलब इसको इंडिया के द्वारा डिजाइन किया गया है, इंडिया के द्वारा ही बनाया गया है। एग्जाम में आपसे यहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आईएनएस और विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस इक्विपमेंट, या कोई भी आपको नाम दे देगा, कोई शिप का नाम दे देगा, कोई एयरक्राफ्ट का नाम दे देगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिजेनस। ऐसे सवाल आपसे पूछ सकता है। यहां से टेबल टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक तरफ आपको शिप्स का नाम देगा, एयरक्राफ्ट का नाम देगा, फिर बोलेगा भैया बताओ ये इंडिजेनस है, इंपोर्ट करते हैं, रशिया से लिया है, जर्मनी से लिया है, ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। तो आईएनएस ब्रह्मपुत्रा एक इंडिजेनसली इंडिया में ही डिजाइन किया हुआ, इंडिया में ही बनाया हुआ एक वॉरशिप है। ब्रह्मपुत्रा क्लास से आता है और एक मिसाइल फ्रिगेट है। फ्रिगेट का आपको मैं पहले बता चुका, जो वॉरशिप होते हैं उनको फ्रिगेट बोलते हैं। क्लास का मतलब यह होता है कि एक क्लास में कई तरह के जो हमारे शिप्स हैं वो हो सकते हैं, तो ब्रह्मपुत्रा क्लास के भी अंदर जो है वो अलग अलग होते हैं। अब ये जो शिप है ना, हमारे पास एक इससे पहले गोदावरी क्लास के फ्रिगेट हुआ करते थे। फ्रिगेट मतलब वॉरशिप, मैं ये चीज आपको पिछले 2-3 दिन से लगातार बता रहा हूं, फ्रिगेट मतलब वॉरशिप। गोदावरी को जब हम लोगों ने अपग्रेड किया, उसका नाम हम लोगों ने रखा ब्रह्मपुत्रा, जो कलकत्ता के अंदर गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड द इंजीनियर्स कंपनी है, इसके द्वारा इसे बनाया गया है। 27 नॉट्स की इसकी स्पीड हो सकती है, और एक समय पे ये वॉरशिप जो है वो 40 ऑफिसर्स और 330 सेलर्स को अपने ऊपर रख सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीडियम रेंज है, क्लोज रेंज एंड द एंटी एयरक्राफ्ट गन भी है। सरफेस टू सरफेस एंड सरफेस टू एयर मिसाइल्स इससे यूज की जा सकती हैं। कुछ टॉर्पीडोज को भी लॉन्च कर सकते हैं, मतलब जो पानी के अंदर ही जो मिसाइल्स होती हैं टॉर्पीडोज, उनको भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सरफेस टू एयर, आपसे सवाल ऐसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द ब्रह्मपुत्रा क्लास फ्रिगेट, तो वहां से आपसे पूछेगा दिस इज ओनली सरफेस टू एयर, दिस इज ओनली सरफेस टू सरफेस। आपको ध्यान रखना है, दोनों ही चीजें इसमें होती हैं, और वाटर के अंदर भी हम लोग टॉर्पीडो लॉन्च कर सकते हैं। इसके अंदर काफी सेंसिटिव और हाईली जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सेंसर्स इसके अंदर लगे होते हैं, और हमारा जो सीकिंग हेलीकॉप्टर है, चेतक हेलीकॉप्टर है, उसको भी वो भी वहां से ऑपरेट कर सकते हैं। इसका जो सिंबल है वो एक हॉर्न राइनोसोर्स का होता है, ठीक है, राइनोसोर्स, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर ही हमारा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, काजीरंगा, जहाँ पे डायनासोर्स पाए जाते हैं, तो इसलिए इसका जो सिंबल है वो भी राइनोसोर्स, डायनासोर्स नहीं राइनोसोर्स, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा मैंने आपको बताया कि ये क्लास है, इस क्लास के अंदर कई तरह के वॉरशिप्स फ्रिगेट्स हो सकते हैं, तो जैसे आईएनएस बेतवा भी है, आईएनएस ब्यास भी है, याद रखना है, दोनों रिवर के नाम पे ही लिए गए हैं। आगे बढ़ें।
गोदावरी रिवर। तो मॉनसून का समय है, तो ऑब्वियसली मॉनसून के टाइम पे हमारे कंट्री में बहुत सारे रिवर्स जो है वो अपने डेंजर वाले साइन से ऊपर चली जाती हैं, फ्लड की सिचुएशन वहाँ पे बन जाती है, और इस समय गोदावरी रिवर के अंदर भी ऐसे ही चल रहा है। तो तेलंगाना की गवर्नमेंट ने रेड अलर्ट, हाई अलर्ट इशू किया है बिकॉज ऑफ द हैवी इनफ्लो, बिकॉज ऑफ द मॉनसून रेनफॉल राइट नाउ। तो वो खतरे के निशान से ऊपर चल रही है और पहले से अच्छी खासी तैयारियां हम लोगों ने कर ली हैं। तो बेसिकली 48 फीट से ऊपर जा रहा है पानी, जो डैम वहां पे बना हुआ है 48 फीट से जा रहा है। ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है इंपॉर्टेंट गोदावरी रिवर के बारे में इन जनरल जो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये देखिए जरा, ये है गोदावरी रिवर का जो रूट है। तो ये देखिए जरा, वेस्टर्न घाट से ये निकल रही है महाराष्ट्र से, उसके बाद ये महाराष्ट्र में क्रॉस होती है, महाराष्ट्र से क्रॉस होने के बाद ये कहाँ जा रही है, देखिए तेलंगाना में जा रही है, ठीक है, पार्ट ऑफ आंध्रा, और उसके बाद फाइनली यहाँ पे वो ड्रेन कर रही है। तो एक तो आपको ना इनका रूट पता होना चाहिए, ठीक है, थ्रू आउट द चैनल, और सिर्फ रिवर का ही नहीं बल्कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो पूरा बेसिन आपको पता होना चाहिए। तो अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होता है, उसके बाद ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होकर ईस्ट की तरफ फ्लो करती है और फाइनली बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन करती है। तो महाराष्ट्र में जो त्रिम्बकेश्वर है, ये बहुत बड़ा यहाँ पे टेम्पल्स भी हैं और पिलग्रिमेज साइट भी है, त्रिम्बकेश्वर महाराज, ठीक है, महाराष्ट्र में यहाँ से वो ओरिजिनेट होता है। उसके बाद ईस्टवर्ड फ्लो करती है, बे ऑफ बंगाल में जाते हैं, बाको मैं बता चुका हूँ। दिस इज इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर गंगा। गंगा हमारी नेशनल रिवर है और गंगा की इंपॉर्टेंस तो है ही ऑफ कोर्स। आप जब इंडियन पेनिनसुला की बात करते हैं तो वहां पे गोदावरी को वहां पे लार्जेस्ट रिवर है। ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट रिवर हो जाती है। बेसिन एरिया देखिए जरा, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 3,12,812 स्क्वायर मीटर। तो इस बेसिन एरिया के अंदर गोदावरी रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी वो सब इंक्लूड हो जाती हैं। कौन कौन से स्टेट यहाँ से कवर होते हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा एज वेल, क्योंकि इसकी ट्रिब्यूटरीज वहां से भी बिलोंग करती हैं। राइट बैंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी लेफ्ट बैंक है, मंजीरा, मुनेर और किन्नरसानी ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं। इरिगेशन पर्पज के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह पे चलाए जाते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोग्राम यहाँ पे चलाए जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जस्ट लाइक आवर गंगा। तो इसलिए इसको दक्षिण गंगा या गंगा ऑफ साउथ भी कहा जाता है। और यहाँ पे एक जो है पुष्करम फेस्टिवल लगता है हर 12 साल में, जो कि कुंभ मेले जैसा ही इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रह जाता है। तो ये थोड़ा थोड़ा चीज़ आपने याद रखनी है ड्रेनेज सिस्टम में। बट आई विल देखे कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे शायद एक्स्ट्रा मिले होंगे, लेकिन आपके जो एनसीईआरटी के अंदर ड्रेनेज सिस्टम वाला चैप्टर है तो कुछ पॉइंट्स तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे रिवर ओरिएंटेड मिल ही जाते हैं। और वैसे भी ड्रेनेज सिस्टम के रिगार्डिंग ये जो मेजर रिवर्स हैं, इनके ट्रिब्यूटरीज हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते ही हैं। इसके ऊपर डैम्स कौन कौन से बने हुए हैं, या फिर इनके आसपास कोई इंपॉर्टेंट टेम्पल है, कोई हिस्टोरिकल साइट है, या यहाँ पे कोई नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए एक रिवर के बारे में। कौन सी स्टेट से ओरिजिन होती है, कहाँ पे वो जा रही है, ये छोटी छोटी 4-5 चीज़ें होती हैं ड्रेनेज सिस्टम में, यहीं से सवाल आता है। ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन कार्बन टैक्स। ये क्या है थोड़ा सा आपको मैं बताता चलता हूँ। देखिए जो पेरिस अग्रीमेंट, उससे पहले क्योटो प्रोटोकॉल तो चलो अब खत्म हो गया 2020 में, लेकिन अभी पेरिस अग्रीमेंट जो हम लोग फिलहाल आ रहा है, तो उनका कहना है भाई 2050 तक पूरे वर्ल्ड को जो कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करना पड़ेगा। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया में हम लोग CO2 या ग्रीन हाउस गैसेज को जितना एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करेंगे उतना ही वहां से रिमूव करेंगे। बेसिकली हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। ये हमें अचीव करना है 2050 तक, विच इज कॉल्ड कार्बन न्यूट्रल, ठीक है, ये अचीव करना है। तो उसके लिए हर कंट्री ने अलग अलग टारगेट अपने सेट किए हुए हैं। जैसे इंडिया कह रहा है भैया हम लोग ये सिचुएशन 2060 तक कर लेंगे या 2070 तक कर लेंगे, चाइना कह रहा है 2060 तक करेंगे, यूरोप कहता है भैया हम लोग 2050 तक हम लोग न्यूट्रलिटी अचीव करना चाहते हैं। उसके लिए यूरोपियन यूनियन को क्या करना पड़ेगा, यूरोपियन यूनियन को अपने 1990 के लेवल से 2030 तक कार्बन के एमिशन को 55% कम करना पड़ेगा। अगर वो ये नहीं करेंगे तो अपने टारगेट को कभी अचीव नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये हुआ कि यूरोप, अभी देखिए 2024 चल रहा है, 2030 नेक्स्ट 6 ईयर्स तक यूरोपियन यूनियन को अपने कार्बन एमिशन को 55% कम करना है 1990 के लेवल से। अगर वो उस समय 100 टन कर रहा था, अगर वो 1990 में 100 टन कर रहा था, तो अभी 55% कम करके ओनली 45 टन करना है, ओनली 45 टन करना है, ये मतलब होता है इसका। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप कोल को यूज करना कम करिए, डीजल गाड़ियां बंद करिए, पेट्रोल की गाड़ियां बंद करिए, यही तो सब करना होता है ना, क्योंकि इन्हीं चीजों से कार्बन निकल रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं। यूरोप कह रहा है भाई चलो ये तो मैं करूंगा ही, लेकिन उसके अलावा मैं कुछ और भी करूंगा।
देखिए यूरोप के अंदर इंडिया से, चाइना से बहुत सारा सीमेंट, स्टील, वुड, ये सब इंपोर्ट होता है। और मान के चलिए, मान लो आप यहां पे जर्मनी की एग्जांपल करें, तो जर्मनी में इंडिया से बहुत सारा सीमेंट जाता है। सीमेंट बन तो इंडिया में रहा है ना, लेकिन इस सीमेंट के बनने की प्रोसेस में बहुत सारा CO2 रिलीज हो रहा है। अब ये जा रहा है सीमेंट कहां? जर्मनी में। इसका मतलब इस CO2 को रिलीज करने में सिर्फ इंडिया का ही हाथ नहीं है, जर्मनी भी रिस्पॉन्सिबल है। तो यूरोपियन कंट्री क्या कह रही हैं? वो ये कह रही है कि भाई जो भी सामान हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं इधर फ्रॉम इंडिया और चाइना, म्यांमार, वियतनाम, कहीं से भी, अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, अगर उसकी प्रोडक्शन के दौरान CO2 रिलीज होता है, हमें यह भी कम करना है। यह मतलब है इस पूरी चीज का। तो वो कह रहे हैं कि भाई जो कार्बन इंटेंसिव गुड्स हैं जो यूरोप के अंदर एंट्री कर रहे हैं, हम उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे। अगर इंडिया से स्टील या सीमेंट जर्मनी में जा रहा है, अगर अभी इसके पास ऊपर 5% का टैक्स है, तो जर्मनी कह रहा है मैं आपके ऊपर 15% का टैक्स लगाऊंगा, क्योंकि आप इस सीमेंट स्टील को प्रोड्यूस करने में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो। और अगर मैं आपके पास ऊपर 15% टैक्स लगाऊंगा, तो इससे दो चीजें होंगी। एक तो मेरे पास रेवेन्यू आएगा जिसमें क्लीन एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूं। दूसरा, आपके ऊपर प्रेशर बनेगा कि आप क्लीन एनर्जी का यूज करिए। इंडिया के ऊपर प्रेशर बन रहा है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट वहां पे महंगा हो रहा है। तो इंडिया के ऊपर फोर्स हो जाएगा कि क्लीन एनर्जी, एडवांस टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये यूरोपियन यूनियन कह रहा है। तो आपको थोड़ा सा इस तरह से भी समझ सकते हो, यानी कि जो नॉन यूरोपियन यूनियन सप्लायर्स हैं, जब वो यूरोप के अंदर एंट्री करेंगे तो उनके ऊपर स्टॉप लगाया जाएगा। अब नहीं, यहां पे अलग अलग आर्गुमेंट है। इंडिया चाइना का कहना है भाई यूरोप को क्लाइमेट चेंज से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेव करना चाहते हैं, क्योंकि वहां तो प्रोडक्शन बहुत कम हो रही है। पिछले 30-40 सालों में उन्होंने अपनी सारी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री इंडिया चाइना की तरफ, वियतनाम की तरफ शिफ्ट कर दिया है ना। तो वहां पे प्रोडक्शन कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, उनकी GDP कम हो रही है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, इस तरह की टेक्निक अपना रहे हैं ताकि अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को वो बचा सकें। इंडिया ये कह रहा है, चाइना भी ये कह रहा है। वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारा ये पर्पज नहीं है ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग ना मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है, हम लोग सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री हैं। हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ करें। तो दोनों का अपना अपना आर्गुमेंट है, और ये पूरे का पूरा जो प्रोसीजर है वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। इसी को हम लोग कह रहे हैं कार्बन टैक्स, जो कि यूरोप लगा रहा है। इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो छोटी छोटी चीजें हैं 2-4 जो इसके बारे में आपको बताई है मैंने। ये सब उन चीजों के ऊपर लगेगा जो कि नॉन यूरोपियन कंट्री से यूरोप के अंदर में जाता है। स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, या फिर वुड हो गया, पल्प हो गया, जहां से जो है CO2 रिलीज होती है या फिर डिफोरेस्टेशन होता है, उन चीजों के ऊपर ये लगाया जाएगा। चलिए, करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, आपको मैं पहले इसकी लोकेशन दिखा देता हूं। ये देखिए जरा, ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, ये जो रिवर आपको यहां से नजर आ रही है, ये देखिए जरा, ये इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री है, और ये है काली रिवर, जिसको लेके इंडिया और नेपाल के बीच में बहुत सारा झगड़ा भी होता है। काला पानी आपने सुना ही होगा। तो काला पानी, ये जो काली रिवर है, जब वो इंडिया में एंट्री करती है तो इसे शारदा रिवर भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये न्यूज में नहीं है, न्यूज में ये वाली है। ये देखिए जरा, ये मानसरोवर लेक है, ये इसके पास में से ब्रह्मपुत्रा भी निकल रही है, सतलुज भी निकल रही है। यहीं से एक और रिवर निकलती है जिसे कहते हैं करनाली रिवर, ठीक है। करनाली रिवर यहां से निकलती है तिब्बत से, नेपाल के अंदर एंट्री करती है, और फिर वो इंडिया में एंट्री करती है, और फाइनली वो शारदा रिवर के साथ मर्ज हो जाती है, और इसे हम लोग कहते हैं घाघरा रिवर। घाघरा रिवर जो है वो बाद में गंगा की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। ये होता है प्रोसीजर। अब करनाली रिवर के ऊपर हम लोग एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं नेपाल में, इंडिया में नहीं, नेपाल में। उसी लिए तो ये थोड़ा सा वो न्यूज में था। तो इंडिया की कंपनी है, हम वहां पे 290 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे होगा क्या, इसे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर में हमें 10% का शेयर होल्डिंग मिल जाएगा। तो इंडियन कंपनी है एक GMR, अपर करनाली हाइड्रो पावर लिमिटेड, ठीक है। GMR एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इंडिया में, श्रीलंका में, बहुत सारी जगह पे जो है इस तरह के प्रोजेक्ट बनाती है। इसके अंदर जो IRDA है, हमारा जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी लिमिटेड है, वो 10% का शेयर परचेज कर रहा है। इसलिए थोड़ा न्यूज में था। ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, किसने कितना पैसा लगाया, कौन कितनी परसेंटेज में शेयर होल्डर है, वो न्यूज में नहीं होता। इंपॉर्टेंट न्यूज में ये होता है कि भाई आगे
रिवर कौन सी है, लोकेशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो 900 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस हम लोग करेंगे। करनाली रिवर हमने लोगों ने बता ही दिया। तो नेपाल के अंदर जो सुकेक, देनेख, आचम जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे ये पड़ती है। ये वाली इंपॉर्टेंट भी न्यूज़ नहीं होती है डिस्ट्रिक्ट वाइज, इसको तो आप जो है छोड़ ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो जीएमआर कंपनी है, नेपाल ने जब इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया तो नेपाल ने कहा भैया हमारे लिए क्या है। नेपाल को हम लोग, मतलब ये कंपनी 27% इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। जमीन तो लैंड तो नेपाल की है ना, रिवर भी नेपाल से ही आ रही है, तो उनको क्या मिलेगा, या तो पैसा ले लो। नेपाल ने कहा भाई हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो जितनी भी आप प्रोड्यूस करोगे उसका 27% हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दीजिए। बाकी जो बचा है आप खुद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आएगा इंडिया के अंदर। फ्यूचर में हो सकता है यहां से हम लोग बांग्लादेश को भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये प्रोजेक्ट में नहीं है, कर सकते हैं बाद में, तो जॉब्स वगैरह क्रिएट होंगी। इसको लेके थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के बारे में। ये एक मिनी रत्ना है, कैटेगरी 1। अब ये आपको क्लास के बाद थोड़ा खुद देखना पड़ेगा, महारत्ना कंपनीज कौन सी होती हैं, मिनी रत्ना कंपनीज कौन सी होती हैं, क्या कैटेगरीज होती हैं, उनका क्या क्राइटेरिया होता है। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आप उसकी थोड़ा लिस्ट भी देख लीजिए। खासकर इंडिया में जो महारत्ना कंपनीज हैं, जैसे ओएनजीसी हो गया, बेल हो गया, वो सब, कोल इंडिया लिमिटेड वगैरह वो सब हो गया। सबसे बड़ी जो कंपनी है इंडिया में महारत्ना कंपनीज के अंडर में इसको हम लोग रखते हैं। ये थोड़ा सा आप इसको जाकर जरूर देखिए। तो ये जो IRED है ये एक मिनी रत्ना कंपनी है, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, 1987 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। करनाली रिवर की बात करें तो एक एंटीसीडेंट रिवर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए। वो सिंपली यूपीएससी आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर एंटीसीडेंट रिवर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर कॉन्सिक्वेंट रिवर्स, ऐसे सवाल पूछेगा। या फिर आपसे पूछा कि बताइए भैया विच इज फाइंड आउट द ऑड वन आउट, तो उसमें आपको 3 एंटीसीडेंट देगा, 1 कॉन्सिक्वेंट देगा। तो ये होता क्या है एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट। देखिए, कॉन्सिक्वेंट रिवर वो रिवर होती है जो किसी माउंटेन के फ्लो के हिसाब से फ्लो करती है। वो अपना रास्ता खुद नहीं बनाती है, माउंटेन के स्लोप के हिसाब से बनाती है। जैसे अभी हम लोगों ने गोदावरी रिवर देखा। गोदावरी रिवर जब वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है तो वेस्टर्न घाट के स्लोप के हिसाब से वो फ्लो करती है, ठीक है। तो वो एक कॉन्सिक्वेंट रिवर है जिसका रास्ता कॉन्सिक्वेंस होता है टोपोग्राफी का। जैसी टोपोग्राफी होगी, जैसा स्लोप होगा, वैसे ही रिवर फ्लो करेगी, उसका कॉन्सिक्वेंस है। ऐसी रिवर्स यूजली यंग रिवर्स होती हैं। माउंटेन ओल्ड होती है, रिवर यंग होती है यूजली, एक्सेप्शंस हो सकती हैं। दूसरा होती है एंटीसीडेंट रिवर, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता टोपोग्राफी कैसी है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता माउंटेन का स्लोप कहां है, वो अपना रास्ता खुद बनाती है। वो माउंटेन्स को कट करके अपना रास्ता खुद बना लेती हैं। उसे एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं, जो कि माउंटेन के स्लोप के अपोजिट अपना रास्ता बनाती हैं। एंटीसीडेंट रिवर जैसे हिमालयन रिवर्स है, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्रा है, सतलुज रिवर है, काली रिवर है, शारदा रिवर है, ये सब एंटीसीडेंट रिवर है। ये हिमालय के माउंटेन स्लोप के हिसाब से फ्लो नहीं करती हैं, हिमालय को कट करके फ्लो करती हैं। अब जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए सतलुज रिवर का। सतलुज रिवर हिमालय के तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, लेकिन वो हिमालय के तीनों रेंज को कट करके फ्लो करती है। ऐसे ही काली रिवर है, ऐसे ही गंगा रिवर है, राइट। ये एंटीसीडेंट रिवर है। तो याद रखना है जो करनाली रिवर है ये भी एंटीसीडेंट रिवर है, क्योंकि इट इज ओरिजिनेटिंग बियॉन्ड हिमालय, देन इट इज कटिंग द ऑल हिमालयास एंड एंटरिंग इनटू इंडियन प्लेन्स। एंटीसीडेंट रिवर, इट इज ओल्डर देन द हिमालयास। मानसरोवर के पास में ओरिजिनेट होती है, मैंने आपको बता ही दिया। 507 किलोमीटर तक फ्लो करती है नेपाल के अंदर। वहां की लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर है, याद रखना है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, सेती, भेरी एंड द मोगू करनाली। कोर्स की बात करें तो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, बाद में नेपाल में एंट्री करती है, छोटी छोटी चीजें हैं, और शारदा रिवर को आके ज्वाइन करती है। अभी मैंने आपको बता दिया, जब ये शारदा रिवर को ज्वाइन करती है तो जो कंबाइंड स्ट्रीम होती है उसे कहते हैं घगरा रिवर, जो कि बाद में गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ये चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि वैसे हम लोग ने यहाँ पे देख ही लिया था। आगे बढ़े। सेकंड, थॉमस शोल। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है एक सेंस में, मतलब बहुत डिटेल में नहीं जाना है इसके बारे में, बस इसकी लोकेशन थोड़ी देख लेनी है। ये देखिए जरा, सेकंड थॉमस शोल यहां पे है। ये स्पार्टली आइलैंड्स हैं जो कि काफी डिस्प्यूटेड हैं, और यहीं पे पड़ता है एक सेकंड थॉमस शोल। ये शोल इतना ज्यादा लो लाइंग है
कि ये डूब जाता है। वैसे तो ये मोस्टली डूबा ही रहता है, सबमर्ज रहता है अंडर वाटर, कभी कभी बाहर आता है। और जब हाई टाइड आती है तो ये डूब जाता है, लो टाइड में थोड़ा सा दिखाई देता है। और इसका बीच वाला हिस्सा लगभग लगभग पूरी तरह से सबमर्ज है वाटर में। बाहर थोड़े थोड़े रीफ आपको देखने को मिलते हैं कभी कभी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका बहुत ज्यादा कोई यूटिलिटी नहीं है, थोड़ा ही यूटिलिटी है स्ट्रेटेजिक पॉइंट से। और चाइना को लेके और फिलीपींस के बीच में इसको लेके हमेशा इश्यूज रहे ही हैं। तो अभी उन्होंने कहा, सोचा कहते कि भाई बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया आपस में, बहुत ज्यादा फाइट हम लोग करते हैं, तो लेट्स डू सम नेगोशिएशंस। और उसके बाद वो थोड़ा ने उन्होंने कहा है कि फ्यूचर में हम लोग इसको लेके लड़ाई नहीं करेंगे। वो ऐसा होता नहीं है, ऐसा वो बहुत बार बोलते रहते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए। इस पहले तो आपको सिंपली वो पूछेगा एग्जाम में कि भाई रिसेंटली जो सेकंड थॉमस शोल है ये कौन से ओशियन या कौन से सी में पड़ता है, सिंपल सवाल पूछेगा। इट इज इन साउथ चाइना सी। कौन कौन सी कंट्रीज इसको लेके अपनी ओनरशिप या अपने कंट्रोल को क्लेम करती हैं? चाइना, फिलीपींस, ताइवान एंड वियतनाम। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो कहां है, साउथ चाइना सी के अंदर, कौन सी कंट्री यहां पे इन्वॉल्व है, ये आपने याद रखना है। पहले तो इस पे कोई नहीं रहता था, किसी का क्लेम नहीं था, बट 1999 के अंदर पहली बार फिलीपीन से अपने एक शिप को यहां पे स्टेशन कर दिया और वो आज तक स्टेशन है, उसको वहां से हटाया ही नहीं है बेसिकली। तो इसलिए फिलीपींस कहता है भाई ये तो मेरा है। ठीक है, मामला जो है अनक्लोज में चला गया 2016 में। 2016 में अनक्लोज ने ये कहा, जो यूनाइटेड नेशन का हमारा सी ऑफ लॉ ऑफ सी है, उन्होंने कहा कि भाई इसका देखिए कोई रेलेवेंस नहीं है। जब हम लोग डिसाइड करते हैं कि टेरिटोरियल सी क्या होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन क्या होगा, उसके लिए कम से कम हमारे पास एक आइलैंड तो होना चाहिए ना, जो स्टेबल होना चाहिए। लेकिन ये जो सेकंड थॉमस शॉल है ये तो स्टेबल ही नहीं है, ये तो पानी के अंदर सबमर्ज रहता है, इसीलिए यहां पे रूल फॉलो होते ही नहीं है। तो ये फिलीपींस का है या चाइना का है, ताइवान का है, इसके लिए अनक्लोज ने कोई कुछ नहीं बोला है। तो भाई देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, आप अगर वहां पे रह सकते हो तो रहिए, वैसे भी यहां पे रहने लायक कुछ है नहीं। तो आप ये भी सोचते होंगे कभी कभी, सर जब ये रहने लायक चीजें होती ही नहीं है तो इसके ऊपर इतना झगड़ा क्यों होता है? देखिए, झगड़ा उस प्रॉपर आइलैंड को लेकर नहीं होता है। झगड़े की मेन जो रीजन होता है वो होता है उसके आसपास के रिसोर्सेज। तो अगर ये आपका है तो यू नो वेरी वेल कि 200 नॉटिकल माइल तक आप रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो आइलैंड पे चाहे कुछ ना हो, लेकिन उसके आसपास तो रिसोर्सेज है ना, फ्यूचर में नेक्स्ट 50 ईयर 100 ईयर आप उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हो। उस वजह से झगड़े होते हैं रादर देन द पर्टिकुलर आइलैंड। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़े। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक अनफॉर्चुनेटली मध्य प्रदेश के अंदर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व पड़ता है। और यहाँ पे एक बेबी टाइगर, एक टाइगर कब की डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली ट्रेन के नीचे आने की वजह से, और उस वजह से कंट्रोवर्सी में थोड़ा सा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो विंध्या रेंज के अंदर मध्य प्रदेश में रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, टाइगर रिजर्व। 1976 के अंदर इसको बनाया गया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ नेचुरल ब्यूटी की वजह से नहीं, नेचुरल रिसोर्स की वजह से नहीं, बल्कि कल्चरल रिसोर्स की वजह से भी। क्योंकि यहां पे पड़ती है भिमबेटका रॉक शेल्टर, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है, जहां पे मोर देन 10,000 ईयर्स ओल्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन के एविडेंस मिलते हैं। यहां पे आपको गिन्नौरगढ़ फोर्ट भी देखने को मिलेगा, प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप भी आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे आपको केरी महादेव का टेंपल देखने को मिलता है, रातापानी डैम, झोली रिवर डैम, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। भिमबेटका केव को लेकर ऑलरेडी यूपीएससी कई बार सवाल पूछ चुका है। तो ये तो मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि क्लास के बाद जरूर एक बार भिमबेटका रॉक शेल्टर्स एक बार जाके गूगल को जरूर पढ़ें, तो वहां पे आपको आर्ट एंड कल्चर वाले पर्सपेक्टिव से एक डिसेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या करें, देयर 2019 की काउंटिंग के हिसाब से यहाँ पे देयर आर अराउंड 40 टाइगर्स। उसके अलावा बहुत सारे दूसरे स्पीसीज भी मिलते हैं, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, चिंकारा, ब्लैक बक, स्लॉथ बियर वगैरह, वो सब आपको यहाँ पे मिलता है। चलिए, यूविन, यूनेस्को का ये कहना है कि इंडिया में आज भी मिलियंस ऑफ बच्चे ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेशन मिलता ही नहीं है। बहुत सारे ट्राइबल एरियाज हैं, जंगल वाले एरियाज हैं, लोग अनपढ़ हैं, अवेयर नहीं है चीज़ों को लेके। तो आज भी ऐसे बच्चे इंडिया में बहुत सारे जिन्हें जीरो वैक्सीनेशन या जीरो वैक्सीन जो है उनको जीरो वैक्सीन चाइल्ड कहा जाता है। वैक्सीन जिनको मिलता नहीं है, जिनको मिलता है उसके लिए हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं है, बहुत बार होते। और अभी क्या जो
इंडिया में जो सिस्टम है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर 12 डिसीज को लेकर वैक्सीन दिया जाता है बच्चों को और प्रेग्नेंट वीमेन को, इनका जो डेटा है ना हम लोग मैनुअली कलेक्ट करते हैं। जैसे आशा वर्कर है आंगनवाड़ी वगैरह में जो रहती हैं, अगर वो बच्चे को वैक्सीन लगाती हैं तो रजिस्टर में मैनुअली एंट्री करती हैं, फिर वो 1 महीने बाद उस डेटा को आगे भेजती हैं। वो एक थोड़ा सा मैनुअल चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सरकार तो डिजिटल टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस करती है। तो ये क्या करेंगे अभी हम लोग, सरकार क्या करने वाली है, इंडिपेंडेंस डे पे जो कि अगले महीने ही है, एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं जिसे कहा गया है यू विन। तो ये एक वैक्सीनेशन रजिस्ट्री हो जाएगा पूरे इंडिया में डिजिटल। इसमें क्या होगा, रियल टाइम का मतलब होता है कि अभी इंजेक्शन लगाया और अगले मिनट में अपडेट हो गया, और वो सरकार के पास भी इंफॉर्मेशन चली गई कि इस फलाने बच्चे को इस समय पे इस दिन ये वैक्सीनेशन दी गई है। रियल टाइम में डेटा अपलोड हो रहा है, सब कुछ ये हो जाएगा हर वैक्सीनेशन। तो आशा वर्कर्स को अभी मैन्युअली एंटर करने की जरूरत नहीं है रिकॉर्ड्स को, आप सीधा यहां पे करिए। अभी क्या होता है, जो ज्यादातर गवर्नमेंट के पास डेटा है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से है, लेकिन अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स वैक्सीनेशन अगर करते हैं उनके लिए भी मैंडेटरी कर दिया गया है। तो बड़ी कमाल की चीज है बेसिकली ये। इसमें जो लोग हैं उनके साथ साथ गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेकर्स हैं दोनों को बेनिफिट होगा। क्या क्या हो सकता है देखिए, वो मैंने आपको बता ही दिया, रियल टाइम में डेटा हम लोग कलेक्ट करेंगे। अब देखिए जरा, जो बच्चे हैं मतलब आम आदमी, जैसे मान लो मेरे जैसा ही है कोई, मैं अपना आधार कार्ड देके वहां पे अपने मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करूंगा। जैसे ही मेरे बच्चे की वैक्सीन का टाइम हो जाएगा तो मुझे 1 दिन पहले 2 दिन पहले एसएमएस आ जाएगा कि आप इस दिन इस सेंटर पे जाएं और अपने बच्चे को ये वैक्सीन लगवाएं। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई, रिमाइंडर आ गया, मैं भूलूंगा नहीं, मैं वहां पे चला जाऊंगा। अब किसी एरिया में बहुत भीड़ भी हो सकती है, तो इस ऐप से आपको यह पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर सेंटर में आपको अपॉइंटमेंट मिला है, आप 1 बजे आइए या आप 2 बजे आइए, आपको सुबह आके शाम तक वेट करने की जरूरत नहीं है। इतना एक्यूरेट हो जाएगा। मुझे तो बेनिफिट हो गया, गवर्नमेंट को यह बेनिफिट हो जाएगा कि उसके पास हर इंडिविजुअल बच्चे का रिकॉर्ड तुरंत के तुरंत अपडेट हो जाएगा, हर इंडिविजुअल बच्चे का। तो अभी तक हम लोग क्या करते हैं, एब्सोल्यूट टर्म पे, एब्सोल्यूट नंबर पे फोकस करते हैं। अभी हम लोगों को ये लगता है, ऐसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सपोज करें 10 लाख बच्चे हैं, जो 10 लाख ज्यादा हो गया, मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख बच्चा है, ठीक है। तो अभी कैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं, अच्छा इस XY डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1 लाख बच्चों में से जो है 90,000 बच्चों को वैक्सीनेशन मिल गया। अभी हमारी पॉलिसी ऐसे काम करती है। लेकिन अब इसके बाद हर विलेज के अंदर, हर तालुका के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर कितने बच्चे हैं, उनमें से कितने बच्चों को वैक्सीनेशन मिला है, कब मिला है, कौन सा वैक्सीन मिला है, कौन से में गैप आ गया है, वो सब इंफॉर्मेशन मिलेगा। मतलब माइन्यूट माइक्रो लेवल पे गवर्नमेंट के पास डिटेल होगा, तो हम लोग बेटर पॉलिसी बना सकते हैं। अभी क्या होता है, कई बार जो आशा वर्कर हैं या जो हेल्थ ऑफिशियल्स होते हैं, कई बार वो गलत वैक्सीन भी दे देते हैं। गलत वैक्सीन कई बार दी जाती है और गलती से वो रिकॉर्ड भी गलत चढ़ जाता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे। गलत वैक्सीन अगर लगा दिया जाएगा तो वो सिस्टम के अंदर अपडेट ही नहीं होगा। तो हेल्थ वर्कर्स को बेटर इंफॉर्मेशन मिल सकती है और अच्छी वैक्सीन और टाइम पे वैक्सीन देने की और सही वैक्सीन देने का। तो उस तरह से दोनों के लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा और गवर्नमेंट के पास एक इन्वेंट्री इकट्ठी हो जाएगी पूरे देश में बच्चों के पास। तो इसका बहुत इंपैक्ट होने वाला है, खासकर वैसे लोग जो डिसएडवांटेजियस पोजीशन में हैं। इससे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम होगा, क्योंकि यूनेस्को का यह कहना है भैया इंडिया में आज भी 26-29 मिलियन के आसपास बच्चे ऐसे हैं जिनको वैक्सीन या तो मिलता ही नहीं है, अगर मिलता है तो बहुत कम वैक्सीन मिलता है। तो हमारे पास जो UIP है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, जो कि 1978 में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद में हम लोग अभी इसके अंदर जो है 12 डिसीज हैं, तो ये डिसीज के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सब वैक्सीन दी जाती हैं। उसके अलावा प्रेग्नेंट वीमेन को भी वैक्सीन दी जाती है। तो इस ऐप का यूज करके हम लोग प्रॉपरली बेसिकली अपडेट कर सकते हैं और अपनी सिस्टम को बेटर बना सकते हैं। ये है बेसिकली पूरे का पूरा यूविन। इसका बेनिफिट क्यों हो रहा है हमें इंडिया में, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इसका एक्सपीरियंस है। याद करो कोविड के टाइम पे हम लोगों ने कोविन चलाया था, तो जो कोविन वाला प्लेटफॉर्म था ना, वही हम लोग इसके लिए यूज करेंगे और कोविन की सक्सेस को पूरी दुनिया मानती है। तो हो सकता है ये सिस्टम भी हम लोग सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लें। तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का बेसिकली कमाल है और ये होगा टाइम पे फ्यूचर में। तो बस
आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।